Good morning, everyone. Hello, students. So, today we are going to deliver a lecture on de Broglie hypothesis, matter waves, and de Broglie equation. Now, how did we come to know about the matter waves? It was all because of de Broglie and his hypothesis. Now, what actually happened was we were already having wave theory of light, and then when someone obtained the diffraction pattern, the interference pattern, the wave theory of light could explain it easily, very easily it could explain, right? Now after that, what happened, the wave theory of light was not able to explain black body radiation, photoelectric effect, Compton effect, even the classical theory was not able to explain. So, what happened in quantum mechanics when we considered that the radiation is actually energy packets, then we were able to explain the black body radiation, photoelectric effect, and Compton effect. And that was the particle theory of light. And you know that energy packets are having an energy equal to E is equals to h nu. So therefore it was confirmed that light has dual nature, both wave and particle nature. Now, what happened based on this observation, de Broglie said that light can if light can show dual nature, then material particles like electrons, protons, or molecules, even the other matter particle, should also exhibit matter particle duality. Matter particle duality means that it must have wave nature as well as particle nature. Both the natures should be exhibited by the matter, right? Now after this was a pure hypothesis, it was डी ब्रोगलीज प्योर हाइपोथेसिस. अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जो वेव नेचर था वो डेविसन जर्मर की एक्सपेरिमेंट की मदद से लेटर ऑन कंफर्म्ड भी हो गया. तो हमेशा ऐसे ही होता है कि पहले हाइपोथेसिस दी जाती है, उसके बाद आपका एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन होता है. एंड देन जीपी थॉमसन ऑल्सो कंफर्म्ड द सेम. Now, in one line, if you have to write in the examinations, you have to write a wave associated with every moving particle. Remember this, every moving particle. ठीक है ना, रेस्ट पार्टिकल के साथ नहीं, every moving particle known as de Broglie wave और matter wave. अब वेव है तो वेव की कोई वेवलेंथ भी होगी. तो डी ब्रोगली ने कहा कि अगर वेव नेचर हम आपको बता रहे हैं मैटर का, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल्स टू h by p, where h is Planck's constant, and p is momentum of the particle. And you know momentum p is equals to होता है आपका m into t के बराबर, राइट. अब इसको हम जो है थोड़ा सा इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी आया कैसे. तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, अगर आपको एच बाई पी देखना है कैसे आया, लाइक आपका 5 मार्क्स में आता है तो आपने शुरू में डेफिनेशन दे दी, फॉर्मूला दे दिया, फिर इसका डेरिवेशन भी आप दे देंगे. ये 3-4 इक्वेशन का डेरिवेशन है. तो उसको कैसे देंगे कि हम जानते हैं, क्योंकि उस वक्त तक प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी आ चुकी थी, तो हम जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है. और चूंकि ये लाइट का केस है तो आपको रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन लेना ही पड़ेगा. तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन के हिसाब से जो एनर्जी और मोमेंटम है उसका रिलेशन क्या है, E स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4. अब चूंकि लाइट क्या है, इट इज द फोटोन पैकेट्स. तो फोटोन क्या होते हैं, आपके मासलेस पार्टिकल होते हैं. अब चूंकि फोटोन मासलेस पार्टिकल होते हैं तो देयरफॉर उनका जो मास होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा. तो यहाँ एम नोट की वैल्यू क्या पुट कर दी, जीरो पुट करी. तो यहाँ जैसे ही आप एम नोट की वैल्यू जीरो पुट करेंगे ये वाली टर्म पूरी जीरो हो गई, ये टर्म जीरो हो गई. तो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर. तो E इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, PC. अब आपके पास E इज इक्वल्स टू PC भी है और आपके पास E इज इक्वल्स टू एच न्यू भी है. तो देयरफॉर एच न्यू इज इक्वल्स टू PC होना चाहिए. ठीक है. तो एच न्यू आप जानते हो, न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है फ्रीक्वेंसी में, न्यू इज इक्वल्स टू होता है C बाय लैम्डा. तो यहाँ पे न्यू की जगह हमने C बाय लैम्डा पुट कर दिया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं. तो H इंटू सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू PC. C से C कट गया तो P इज इक्वल्स टू
h बाय लैम्डा और लैम्डा को इधर भेज दो, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, h बाय पी आ गया आपका। ठीक है, यही थी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय पी होगा। नाउ ये p इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा आपका, मास इनटू वेलोसिटी। ध्यान रखना ये वाला वेलोसिटी वाला v है, ये वाला वेलोसिटी वाला v है, इट इज अ टाइपो। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी का डेरिवेशन आ गया। अब हम ये देख लेते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए क्या किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमें न्यूमेरिकल्स आएंगे वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर ई आपकी काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की, तो हम क्या करेंगे, मोमेंटम को एनर्जी की टर्म्स में कर लेते हैं। तो हम जानते हैं एनर्जी ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मूविंग पार्टिकल है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट उसकी एनर्जी होगी। तो E इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। कैसे, m से मल्टीप्लाई कर दो, m से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ऊपर पी स्क्वायर बन गया बाय 2m, तो यहाँ से p इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2m को इधर e के साथ भेज दो, p इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m। अब लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी में ये p की वैल्यू डाल दो, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी में अंडर रूट 2m। तो अब अगर आपके पास ऐसा हो कि किसी पार्टिकल की सिर्फ एनर्जी दे रखी है और वो आपसे वेवलेंथ पूछ ले उसकी मैटर वेव की एसोसिएटेड, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में सिर्फ एनर्जी की वैल्यू पुट कर देनी है और वेवलेंथ आप कैलकुलेट कर लोगे। नाउ अगर आपका चार्ज पार्टिकल Q, ये अनदर केस है अब आपका, कि मान लो एक चार्ज पार्टिकल है Q और इसको आपने एक्सेलरेट कर दिया v वोल्ट से, है ना। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है, इसको आपने एनर्जी दे दी। एनर्जी कौन सी दोगे, काइनेटिक एनर्जी दोगे। ठीक है, तो आप जानते हैं जब Q चार्ज को v वोल्ट्स दोगे तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q इंटू वी, विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हाफ एम वी स्क्वायर है, तो यहाँ से आप कैसे निकालोगे वेलोसिटी, वेलोसिटी आपने निकाल ली यहाँ से, v इज इक्वल्स टू क्या है, ये आपका 2 उधर भेज दिया, m नीचे आ गया आपका। ठीक है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2qv डिवाइडेड बाय m। अगेन लैम्डा इज इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय p। तो यहाँ पे आपने फिर से p की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, p इज इक्वल्स टू एम वी होता है बेसिकली, v की वैल्यू पुट कर दी आपने यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे करोगे आप, मान लो p इज इक्वल्स टू एम वी है यहाँ पे, तो ये आपने यहाँ पे पुट किया, या फिर आप यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ पे m की मल्टीप्लाई करा, m से डिवाइड कर दिया, तो p स्क्वायर बाय अगेन यहीं पे p स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल्स टू आपका आ गया q इंटू वी। अगर आपको इसमें दिखता है तो p इज इक्वल्स टू क्या आ गया, अंडर रूट 2m q इंटू वी। ठीक है, तो यही आपका इस फॉर्मूले में है। तो लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी। तो अगर आपको इनकेस न्यूमेरिकल ऐसा आता है कि एक चार्ज पार्टिकल दे दिया, उसको बोला वी वोल्टेज दी है, तो फिर आप उसकी वेवलेंथ कैसे निकालोगे, ये रहा वोल्टेज की टर्म्स में और चार्ज की टर्म्स में, ये उसकी आपकी वेवलेंथ निकल जाएगी। ठीक है, जैसे अगर v इक्वल टू 100 वोल्ट है तो उसका लैम्डा कितना हो जाएगा, 1.226 एंगस्ट्रॉम। ना अलग केस हम ले लेते हैं, कौन सा केस ले लेते हैं, अब हम गैस का केस ले लेते हैं अब एक। ठीक है ना, तो गैस के केस में मान लो एक पार्टिकल है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है टेम्परेचर T, तो E इज इक्वल्स टू 3/2 kT होता है आपका। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, h बाय अंडर रूट 2m होता है ना, h बाय अंडर रूट 2m। ठीक है, तो यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर दो आप, E की वैल्यू पुट करी तो कितना आ गया, 3 kT/2। ठीक है, अब 2 से 2 कट गया तो ये हो गया 3 kTm। ठीक है ना, ये रहा 3 kTm। तो ये आपका गैस वाला केस आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे K क्या है आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। K क्या है यहाँ पे आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और T क्या है आपका, टेम्परेचर है केल्विन में। ना इसके बाद में आपको अगर मैटर वेव की प्रॉपर्टीज लिखने को आती है एग्जाम में, तो आप कुछ इस तरीके से पॉइंट्स लिखेंगे बेस्ड ऑन की 2 मार्क्स है कि 3 मार्क्स है, उसके बेसिस पे कि लाइटर पार्टिकल्स हैव लॉन्गर वेवलेंथ्स। कैसे, आपको पता है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो लाइटर द पार्टिकल मोर द वेवलेंथ। नाउ लोअर पार्टिकल वेलोसिटी कोरिस्पॉन्ड्स टू ग्रेटर वेवलेंथ। ये भी कैसे आपको पता, क्योंकि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू velocity, so lower the velocity higher the wavelength. Now matter waves are produced by all moving particles, ध्यान रखना all moving particles, ठीक है ना, whether charged or uncharged, hence they are not
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होते हैं नेचर में। द चार्ज ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट इन्फ्लुएंस इट्स मैटर वेव, ये आपका पॉइंट नंबर 3 से क्लियर है आपको। ठीक है ना। नाउ द वेवलेंथ डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ये कैसे पता? ये लैम्डा इज आपको पता है h/√2m e, ठीक है ना, √2m e। तो आपकी ये कब डिक्रीज होगी? जब आपकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, या लैम्डा इज इक्वल्स टू आपका, ये भी आपका h/p के होता है इक्वल। तो अगर मोमेंटम इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी। नाउ मैटर हैव बिकम सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है ना, और ये नेग्लिजिबल है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। क्यों नेग्लिजिबल है? क्योंकि जब हम लैम्डा निकालने की कोशिश करते हैं, सपोज हमारे पास 10 kg का कोई पत्थर है बहुत बड़ा, और उसकी वेवलेंथ हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो इतनी स्मॉल आती है, इतनी स्मॉल आती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल आती है कि हमारे लिए ऑब्जर्वेबल नहीं है। हम अपनी आईज के साथ उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसीलिए, और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए। सो देयरफॉर वी कैन ऑब्जर्व इजीली द मैटर वेव्स, राइट। दूसरा, आपको पता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है तो उसका मास कम होगा, मास उसका कम होगा तो आप जो है वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर पाओगे। ठीक है ना, समझ में आ गया ये सारी चीजें। एक और चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर जैसे लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है आपका h/mv, तो अगर आपका पार्टिकल रेस्ट पे है, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। देयरफॉर पार्टिकल या मैटर एट रेस्ट डज नॉट प्रोड्यूस द मैटर वेव्स। हमेशा ध्यान रखना कि मैटर या पार्टिकल एट रेस्ट does not produce matter waves, produce matter waves। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं करते, क्योंकि लैम्डा इक्वल्स टू h/mv होता है, v की वैल्यू 0 पुट करोगे तो लैम्डा आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, एंड देयरफॉर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, हेंस ये आपका प्रूफ हो जाता है। तो ये हमारा था पूरा आपका मैटर वेव्स के बारे में और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में। क्योंकि नेचर अपने आप को रिपीट करता है, तो ही जस्ट सेड दैट कि अगर लाइट का ड्यूअल नेचर है तो आई एम 100% श्योर कि मैटर का भी होगा ही होगा, क्योंकि हमारा यूनिवर्स सिमेट्री पसंद करता है। और अगर एक चीज़ को उसने कुछ दिया है या किसी एक पार्टिकल को कोई बिहेवियर दिया है, तो बाकी पार्टिकल्स में भी होगा। द ओनली थिंग इज वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व, एंड ही सेड दिस। और फिर उसके बाद उसका कंफर्मेशन मिल गया डेविसन जर्मर से और दूसरे दूसरे एक्सपेरिमेंट से, दैट इज जीपी थॉमसन। और उसके बाद तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए जिनसे कंफर्मेशन मिल गया था। सो थैंक्स अ लॉट, आई होप यू enjoyed this lecture. If there is any query, please write in the comment section and do share it with your fellow students. I hope you were able to understand this topic and it actually helped you for your exam. So thank you, and write, if even if you like it, please write below. At least it will motivate me to make further lectures. If there is any problem, then also please write me, I can improve the problems that are occurring in this lecture. So thank you again, and all the best for your exams.